बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट जो होते हैं उनके वो ज़ीरो होते हैं, नील होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया लोगों का ठीक क्यों नहीं होता है। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के बारे में, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में, वो क्या करते हैं बहुत ही कॉमनली, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आकर के चाहते हैं कि हम भी वो गलती करें, जिसके नतीजे में ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस कंफर्म कर नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते ही नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के हमारे यहाँ से डेली बेसिस पर वापस जाते हैं बिना मेडिसिन लिए हुए, जिनको हम ये बताते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशंस करा करके आइए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमारी कंफर्म हो जाएंगी तब हम आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। डेली बेसिस पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ से रिटर्न किए जाते हैं जिनको भी हम मेडिसिन देते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में, जिसकी वजह से आपका एज़ोस्पर्मिया, आप कहते हैं कि हम 12 साल से 15 साल से इलाज करा रहे हैं बट हमारा एज़ोस्पर्मिया ठीक नहीं हो रहा है। तो वो क्या गलतियां हैं जिस वजह से आपका एज़ोस्पर्मिया ठीक नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। हालांकि हमने पहले भी बताया हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई हकीम साहब तो इतने तजर्बेकार हैं और 11 सालों से वर्क कर रहे हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए एज़ोस्पर्मिया के क्या ट्रीटमेंट है, पर फ़ौरन वो दे देना चाहिए। तो यही हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशंस क्यों रिक्वायर्ड होते हैं और गलती आप लोगों से कहाँ होती है, कि आप लोग क्या डायग्नोसिस छोड़ देते हैं, किस वजह से आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट ले करके बहुत परेशान हो चुके हैं बट आपको किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप हमारे सेंटर पर एक मतलब तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप जो है आ नहीं सकते हैं हमारे यहाँ, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई हम ये दूसरी कंट्री से हैं तो किस ऐप के थ्रू कंसल्टेशन होगा। तो ऐप वेब की ज़रूरत नहीं होता है। हमने जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का जो पेज बनाया हुआ है, वहाँ पर ऐप का सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन, दो तरह से कंसल्टेशन होते हैं। जो चूज़ करेंगे उस हिसाब से वहाँ पर आपसे खुद ही वो दरियाफ्त कर लेगा कि भाई आपको जो बात करनी है वो आईमो पे करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है या गूगल मीट पे करनी है। जो भी मेथड आप जो है चूज़ करेंगे उसी तरीके से आपको यहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो आप बहुत ही ईजिली पूरी दुनिया में कहीं से भी आप अपना अपॉइंटमेंट हमारी वेबसाइट पर विजिट करके शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया, सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि एज़ोस्पर्मिया अगर आपको है तो उसकी डायग्नोसिस क्या है, एज़ोस्पर्मिया का कौन सा टाइप आपके अंदर है और कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया आपको है, ये समझने की कोशिश करनी है। बिकॉज आपका जो एज़ोस्पर्मिया है और उस एज़ोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया है। हम एक सरसरी तौर पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया कितनी तरीके का होता है। जनरली हम इसको जो है दो तरीके से, ब्रॉड टर्म में दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है अंदर, लेकिन आपके स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ता बंद है, जिसके नतीजे में स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, रास्ता ओपन है। अगर स्पर्म अंदर होंगे तो वो स्पर्म ट्रेवल करके बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने की हमें तरकीबें करनी है। अगर वहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसके थ्रू हम ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है, जो भी रुकावट है, जिस वजह से भी रास्ता आपका क्लोज है, उसको ओपन करने के अगर ऑप्शन है तो उसको ओपन कर दिया जाएगा। आपका एज़ोस्पर्मिया जो है वो नॉर्मल हो जाएगा।
या सम टाइम आपको हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ना भी हो, इस स्पर्म का मैच्योरेशन ही नहीं हो रहा है, स्पर्म अंदर बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म को बनाने के लिए फिर हमें ट्रीटमेंट देना है ना। या इसी तरीके से अब और थोड़ा सा इसको हम देखें तो इस तरीके से भी कहते हैं इसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, है ना। प्री टेस्टिकुलर ऐसे कॉजेज, ऐसे असबाब जो हमें हार्मोनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके नतीजे में भी स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब होता है, तो उसको हमें करेक्ट करने की कोशिश करनी होती है। टेस्टिकुलर लेवल पर भी कुछ इश्यूज होते हैं जिसके नतीजे में एजोस्पर्मिया हो सकता है, जैसे कि आपका टेस्टिकुलर है ही नहीं, या टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन हो गया है, या वेरिकोसील हो गया है, या टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके नतीजे में आपको एजोस्पर्मिया होता है, और उसके वजह से आप ये जो कॉजेज़ होते हैं ये आमतौर पर टेस्टिकुलर लेवल पर होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहते हैं। इसी तरीके से पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की प्री टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ नहीं है, टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ नहीं है, लेकिन टेस्टिकुलर के बाद जो है वहाँ पर जो साइकिल हमें रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके नतीजे में आपको एजोस्पर्मिया हो रहा है। तो ये आपने देखा कि कितनी तरीक़ों से हम लोग इसको देखते हैं, पता चलता है कि भाई एजोस्पर्मिया कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर कॉज हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं। वो सारी चीज़ें जब डायग्नोज हो जाती हैं, फाइंड आउट हो जाती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट ईजिली पॉसिबल है, किया जा सकता है। कि भाई अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देना है, हार्मोनल इंबैलेंस है बहुत ज़्यादा तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, टेस्टिकुलर फेल्योर है तो उसको फंक्शंस की तरफ लाना है, एट्रोफी है तो उसके साइज़ को बेहतर बनाना है ना। ऑब्स्ट्रक्शन है किसी तरह का तो ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने की जो भी तरकीबें हो सकती हैं, जिस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ओपन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो ये जो मेथड है ट्रीटमेंट का, इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका एजोस्पर्मिया क्योर हो जाए। बट लोग क्या करते हैं इन सब चीज़ों से कतई नज़र, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आप 3 साल पहले सीमेन एनालिसिस कराया था, उसमें एजोस्पर्मिया आया था, हमें एजोस्पर्मिया की दवा चाहिए। इस तरीके के लोग आते हैं। अब बताइए एजोस्पर्मिया की उनको कौन सी दवा दे दी जाए? आप खुद सोचिए कि उनको क्या पता है किस तरीके का एजोस्पर्मिया है। रिसेंटली अभी कल दो दिन पहले एक पेशेंट ने हमसे कंसल्ट किया था, 3 दिन पहले, और काफ़ी सलीक़ेमंद इंसान भी लग रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से बदतमीज़ी पर भड़के हुए हैं कि बस बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो आपका तजर्बा ही कुछ नहीं है, भाई आप तो डॉक्टरों की तरह इलाज करते हैं। अरे भाई हम डॉक्टरों की तरह नहीं, हम डॉक्टर ही हैं, है ना। ये हकीम जो हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपकी नज़र में कि हकीम ऐसे होते हैं कि उनको कुछ आता जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हकीम और डॉक्टर सेम ही होते हैं, सिर्फ टर्म का फ़र्क होता है ना। हुक्मा हजरात जो है प्रॉपर वे में डॉक्टर होते हैं। आजकल एक कोर्स होता है इसका BUMS के नाम से, वो किया जाता है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन वगैरह होते हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो किए जाते हैं। तो फिर इन्वेस्टिगेशंस आप लोगों ने होपफुली समझा होगा, जितनी बातें हमने अभी तक आप लोगों को बताई हैं उससे समझ में आया होगा कि भाई आखिर क्या है ना। तो वो ये बार बार ये जिद कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको बस इलाज दीजिए। पहले उनको हमने 4 इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड किए थे, ये सारी चीज़ें कन्फर्म करने के लिए। हमने उनको, बिकॉज हमको पता था कि उनको एजोस्पर्मिया है, तो सीमेन फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव टेस्ट हमने कराया था उनका, है ना। तो एक तो ये कि जहाँ पे वो गए इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, उन्होंने उनका सीमेन एनालिसिस ही कर दिया बस। अब इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? आप खुद सोचिए, अगर हमने जांच लिखी है सीमेन फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव टेस्ट हमको चाहिए, अब वो सीमेन एनालिसिस करके दे दें लैब वाले, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती है क्या? हम तो लिख करके ही दे सकते हैं ना। अब हम लैब टू लैब जा करके वहाँ बताएंगे तो नहीं कि ये जाँच आपको करनी है। अब वो लैब वाले नहीं समझ रहे हैं, लैब में क्वालिफाइड नहीं है, या उनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, और वो गलत इन्वेस्टिगेशन आपकी कर दे रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन पे प्रॉपर वे में लिख कर दिया जाता है कि सीमेन क्वालिटी जो है फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव टेस्ट आपको कराना है। इसके अलावा उन्होंने टेस्टोस्टेरोन हमने रिकमेंड किया था, USG स्क्रोटम कराया था, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल और USG स्क्रोटम उनका नॉर्मल आया है। अभी परेशानी क्या है कि ये डिफाइन नहीं हो पाया ऐसे पेशेंट में कि भाई आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। इशू कहाँ पर है ये चीज़ कंफर्म नहीं है। इसी तरीके से उनको हमने FNAC रिकमेंड किया था स्पर्मेटोजेनेसिस को देखने के लिए, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि आप तो ये चाहते हैं कि हम ये जांच करा लें और हम थोड़े दिनों में मर जाएं। अब ये बता रहे हैं कि भाई हमें कोई ट्यूमर नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, तो आप ये FNAC क्यों करा रहे हैं? उनको ये लगता है कि सिर्फ FNAC जो है ट्यूमर में किया जाता है ना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें टेस्टिकुलर लेवल पर ये पता करने के लिए FNAC कराया जाता है, ताकि हम ये देख सकें कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या कंडीशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हमें देखना होता है। उसके बहुत सारे साइकिल्स होती हैं, तो किस साइकिल तक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, कितने स्पर्म के सेल वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है, कहीं मैच्योरेशन अरेस्ट तो नहीं हो गया है आपको, ये सारी चीज़ें उसी FNAC से कंफर्म हो सकती हैं। एक
फ्रुक्टोज से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है ना। बाकी सारी चीज़ें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखने के लिए हमें एफएनएसी कराना पड़ता है, और एफएनएसी कराने से ऐसा नहीं है कि किसी कोई मर जाता है। एफएनएसी बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से एफएनएसी करा रहे हैं और बार बार एफएनएसी करा रहे हैं, है ना। तो जैसे आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगते हैं, सेम इसी तरीके से वो भी एक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन लगा करके जनरली वहाँ से फ्लूइड निकाला जाता है, बस इतना ही तो काम है। तो इसके ऐसा करने से कौन मर जाएगा, है ना। वैसे तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है, किसी भी ठोकर लगने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोई कोज़ नहीं है जनरली कि भाई अगर आप एफएनएसी करा लेंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। बाकी कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने होते हैं सम टाइम, और बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जांचें हम कराते हैं ना कि 50,000 रुपए की जांच आपकी हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होंगे, बहुत सारे पेशेंट यहाँ कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ जांचें करा लीजिए, लेकिन हम नहीं कराते हैं। जब ज़रूरत होगी तब करानी पड़ेंगी, और जब ज़रूरी है तभी कराएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई जांच ऐसी अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। जो चीज़ें हमें जाननी है उनके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।